वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम दविंदर सिंह। आज के इस सेशन में हम क्लास 12th अकाउंट्स शुरू करने जा रहे हैं। उसकी पहली यूनिट है पार्टनरशिप। नॉर्मली ज़्यादातर स्कूल में यही चैप्टर शुरू होता है, तो हम भी इसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में पहला चैप्टर आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक चैप्टर है, पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। इसको शुरू करते हैं। इस सेशन में या आने वाले सेशंस में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ कवर करूंगा। उसमें थ्योरी भी होगी, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कंसेप्ट नंबर 1, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पार्टनरशिप। 11th क्लास में आपने अकाउंट्स बनाने सीखे थे, किसके? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। एक इंडिविजुअल अपने अकाउंट्स कैसे बनाता है वो आप सीख कर आए। उस इंडिविजुअल के पास लिमिटेड मनी थी, यानी कि जितना पैसा उसके पास था उसने बिजनेस में लगा दिया। जितना टाइम उसके पास है वो बिजनेस को डिवोट कर रहा है, वो दे रहा है, यानी कि फिर भी टाइम की कमी है, लिमिटेड टाइम यानी कि मैन। इन लिमिटेशंस को कम करने के लिए इन लिमिटेशंस को कम करने के लिए वो क्या कर रहा है? एक अपने जैसा पर्सन बिजनेस में लाना चाहता है जो ओनर की तरह काम करे। आपके मन में आएगा अगर मैन पावर की कमी है तो आप एम्प्लॉय रख लो। क्या एम्प्लॉय ओनर की तरह काम कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। आंसर इज नो। तो हम एक ऐसा इंसान लाना चाहते हैं जो पैसा भी लगाए और बिजनेस में आके ओनर की तरह मेहनत भी करे। तो टू और मोर पर्सन डूइंग आर बिजनेस टुगेदर इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं एक साथ मिलकर। कंसेप्ट नंबर 2, गवर्न बाय विच लॉ। कौन सा कानून पार्टनरशिप को गवर्न करता है? तो पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। सेक्शन नंबर 4 मतलब पॉइंट नंबर 4। तो इस एक्ट के पॉइंट नंबर 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। कैसे? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप पर्सन्स यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है। who have agreed मतलब उनके बीच में एक एग्रीमेंट है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल हो सकता है सभी मिलकर काम करें, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पार्टनर सभी के लिए काम करे। ये है आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। कंसेप्ट नंबर 3, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमें पढ़ना है अब 12th क्लास में पार्टनरशिप में हम कौन कौन से अकाउंट बनाने जा रहे हैं। 11th क्लास में आप पढ़कर आए हो कैसे अकाउंट्स बनते थे, और उसे कंटिन्यू करते हैं 12th क्लास में। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राम और मिस्टर लाल इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपए ईच इन अ बिजनेस ऑफ स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हैं, किस नाम से? रामलाल स्टेशनर्स। मिस्टर राम और मिस्टर लाल दोनों ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। इस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे? नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस की होती है, माल खरीदा यानी कि परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम, उस माल को बेचा, सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम। एक्सपेंसेस ऑफ शॉप, शॉप के जितने भी खर्चे थे वो सब, लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एसी की सर्विस। तो जो भी बिजनेस के खर्चे होते हैं वो सब ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। बिजनेस का मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। 11th क्लास में आपको सिखाया जा रहा है कि अकाउंट्स बनाने का मेन मोटिव क्या है, तो कितना प्रॉफिट अर्न किया वो बताओ फाइंड आउट करके। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या बनेंगे? अकाउंट्स बाय यूजिंग अ प्रोसेस, जो आप कहाँ पढ़कर आए? 11th क्लास में। सबसे पहला काम क्या था? आइडेंटिफाई करो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। फिर जर्नल बना, फिर लेजर बना, फिर ट्रायल बैलेंस बना, फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ये सब आप कहाँ सीख चुके हो? 11th क्लास में। क्या दोबारा पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी दोबारा नहीं पढ़ना। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपको ये दोबारा पढ़ना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या मिला? हमने कहा नेट प्रॉफिट। तो यानी कि हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएगा, आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना। तो इस नेट प्रॉफिट को 11th क्लास में क्या करते थे? जो मेरा ओनर होता था उसकी कैपिटल में इसको ऐड कर दिया जाता था। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ये नेट प्रॉफिट ओनर से बिलोंग करता था, तो उसकी कैपिटल में ऐड करते थे। मगर यहाँ पर एक से ज्यादा ओनर, मिस्टर राम, मिस्टर लाल,
तो उनके बीच में इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हम वर्ड यूज करेंगे एपोर्शन। तो इस प्रॉफिट को कैसे एपोर्शन किया जाए उन पर्सन्स के बीच में, उन पर्सन्स को क्या बोला गया, पार्टनर्स। तो मिस्टर राम और मिस्टर लाल क्या कहलाए, पार्टनर्स कहलाए। उनके बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट बिटवीन देम। उनके बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला अकाउंट आपके पास आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास 11th में आपने सीखा था जो नेट प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, टू फाइंड आउट लेटेस्ट कैपिटल। लेटेस्ट कैपिटल को जानने के लिए आप कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो जो प्रॉफिट हर पार्टनर का निकला वो उसकी कैपिटल में ऐड किया जाएगा। तो आपको हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसके लिए टू नो द लेटेस्ट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इन लास्ट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे हम क्लास 11th में सीख कर आए हैं। तो होने क्या वाला है, आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा, यानी कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, नेट प्रॉफिट आपके पास आ चुका है। उस नेट प्रॉफिट को आगे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। क्या अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा हर पार्टनर का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उनकी लेटेस्ट कैपिटल कितनी है। कंसेप्ट नंबर 4, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। 3 वर्ड्स आपके पास आते हैं, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम। हमारे एग्जाम्पल में राम और लाल जो पर्सन थे वो कौन है, पार्टनर्स। जब ये राम और लाल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, फर्म। कोलेक्टिवली फर्म, इंडिविजुअल पार्टनर्स। और जिस नाम के अंतर्गत ये बिजनेस कर रहे हैं रामलाल स्टेशनर्स, उनको क्या बोला गया, फर्म नेम। The persons Ram or Lal who have entered into a partnership with one another individually are called partners and collectively are firm. Individually उनको partners बोला जाता है, collectively firm बोला जाता है। The name under which the business is carried is called रामलाल स्टेशनर्स। तो जिस नाम के अंतर्गत उन्होंने काम शुरू किया उसको बोला गया रामलाल स्टेशनर्स। कंसेप्ट नंबर 5, एग्रीमेंट। हिंदी में एग्रीमेंट को कहते हैं समझौता। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, जरूर एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, मगर प्रेफर किया जाता है आप रिटर्न में बनाओ, जिससे आप लड़ाई झगड़ों से बच सकते हो। जो मन मुटाव हो सकता है जिन कारणों से, उन कारणों से बच सकते हो। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, मगर प्रेफर किया जाएगा एग्रीमेंट रिटर्न में बनाना फॉर अवॉइडेंस ऑफ डिस्प्यूट्स। ओरल एग्रीमेंट कैन क्रिएट्स डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। जो ओरल एग्रीमेंट है उससे क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, उनके बीच में मन मुटाव अराइज हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए हम यही प्रेफर करेंगे आप रिटर्न में एग्रीमेंट बनाओ। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कंसेप्ट नंबर 6, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की टर्म्स और कंडीशन। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं जिन पर पार्टनर्स में सहमति बनी वो उन पेपर्स में लिखिए। उसके बाद हर पार्टनर उस पर साइन करेगा, उन पेपर्स पे, हर पेज पर। तो साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। तो वो जो डॉक्यूमेंट बना उसे क्या बोल दिया गया, लीगल डॉक्यूमेंट। तो पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इस पर सभी पार्टनर साइन करेंगे। कंटेन्स द क्लोजेस विच आर एज फॉलोज। इसमें कुछ बातें लिखी जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को क्या बोला गया, क्लोजेस। पहला, पार्टनर्स की पूरी डिटेल, डिस्क्रिप्शन या डिटेल ऑफ पार्टनर, उनका नाम, उनका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं, उनका आधार नंबर, उनका पैन नंबर, हर चीज इसके अंदर लिखी जाएगी। डिटेल ऑफ फर्म, फर्म की पूरी डिटेल लिखो। उसका नेचर ऑफ बिजनेस लिखो, फर्म क्या करती है, किस तरीके का बिजनेस करती है, रिटेल सेक्टर में करती है, होलसेल सेक्टर में करती है, मैन्युफैक्चरिंग में करती है, सर्विस सेक्टर में करती है, रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग में करती है या होलसेल में करती है, तो किस टाइप ऑफ बिजनेस करती है, गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है,
फुटवेयर्स का बिजनेस कर रही है या फिर आपको स्टेशनरी शॉप चला रही है। कमेंसमेंट, बिजनेस कब शुरू किया था, उसका डेट लिखिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बारे में लिखिए। क्या इस कैपिटल पर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना है? अगर हाँ, तो किस रेट पर देना है, वो रेट मेंशन करो। पार्टनर क्या पैसा विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए? हाँ, तो कितना, उसकी लिमिट स्पेसिफाई करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाना है? अगर लगाना है तो किस रेट पर लगाना है? पार्टनर्स जो प्रॉफिट कमाएंगे वो किस रेशियो में आपस में बांटेंगे, वो रेशियो स्पेसिफाई करो, वो शेयर स्पेसिफाई करो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू या बाय पार्टनर्स, अब इसमें क्या है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फिर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, तो दोनों केसेस में इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो किस रेट पर दिया जाएगा वो स्पेसिफाई करो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू या बाय पार्टनर, स्पेसिफाई द रेट, रेट स्पेसिफाई करो किसका, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस केस में इंटरेस्ट का रेट स्पेसिफाई करो। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर बाय अ फर्म, लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो उस रेट में रेट स्पेसिफाई करो। अगला पॉइंट, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन। किसी पार्टनर को अगर कोई सैलरी या कमीशन देनी है तो कितनी देनी है, उसका रेट क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, वो स्पेसिफाई करो। अकाउंटिंग पीरियड फर्म कौन सा फॉलो करेगी, जो बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म, वो कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेंगे, कैलेंडर ईयर के फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हर पार्टनर की राइट्स एंड ड्यूटीज इसमें मेंशन करो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, लास्ट पॉइंट। अगर इन बातों को लिखने के बाद भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट्स को कैसे रिजोल्व करोगे, उसकी सेटलमेंट कैसे करोगे, उसके जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर लिखो। नॉर्मल प्रोसीजर क्या हो सकता है कि हम एक पर्सन का नाम लिखेंगे, वो पर्सन कोई एडवोकेट भी हो सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। उसका नाम लिखेंगे कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच में तो हम उनके पास जाएंगे, उनको जाके अपनी समस्या बताएंगे और एज पर लॉ जो भी वो बोलेंगे हम उसे मान लेंगे। अगर इसके बावजूद भी सहमति नहीं बनती, डिस्प्यूट खत्म नहीं होता, तब हम आ जाएंगे कोर्ट में, अदालत में जाएंगे तब। ये था आपका पार्टनरशिप डीड। अगला हमारे पास आता है कंसेप्ट नंबर 7, हिस्ट्री, पार्टनरशिप का ओरिजिन। जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बिजनेस है इंडिया में, भारतवर्ष में, बहुत पुराने समय से हो रहे हैं, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो जो बिजनेस हो रहा था उसमें पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा था। तो उस समय क्या डिस्प्यूट्स नहीं होते थे? उस समय भी डिस्प्यूट्स होते होंगे। तो उस समय इन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजोल्व किया जाता होगा? तो उस समय जो भी राजा और महाराजास हुआ करते थे, तो जो भी डिस्प्यूट था वो उनके सामने जाता था और जो भी वो फैसला करते थे हम उसको मान लेते थे। If we see in Indian history, we found that business was carried in the form of partnership from the very ancient times. And if there was any dispute, they were resolved by the courts of their Rajas and Maharajas. By the court of their Maharajas and Rajas. But when Britishers ruled India, अब ब्रिटिशर्स का टाइम आ गया। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया तो जब वो यहाँ पर सेटअप हो चुके थे तो उन्होंने यहाँ पर इंडियन इंग्लिश कोर्ट्स बना दी थी, इंडियन इंग्लिश कोर्ट्स बना दी थी। तो जितने भी डिस्प्यूट उस समय अराइज हो रहे थे पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड, वो कहाँ गए? उन कोर्ट्स के सामने गए, उन अदालत के सामने गए। मगर वो अदालत उस समय उनका निपटारा नहीं कर पा रही थी। रीजन, क्योंकि उनके पास कोई कानून नहीं था। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो लॉ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो कानून था पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो सेम कॉपी किया और इंडिया में लागू कर दिया इन द ईयर 1932। तो 1932 में सेम लॉ ऑफ इंग्लैंड कॉपी किया गया इंडिया के अंदर, किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो उसको बोल दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बट व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया ऑन दैट टाइम, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप वर्क केम बिफोर
English Indian courts, but there is no law on that time in India for resolving these issues. So on that time, East India Company or Britishers copied the same law of England in India in the year 1932 by the name Indian Partnership Act 1932. कानून इंडिया में लागू कर दिया गया 1932 में। सबसे पहला काम इसका क्या हुआ? कंसेप्ट नंबर 8, द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का सबसे पहला काम क्या किया गया? तो रिजोल्व द इश्यूज, जो इश्यूज कोर्ट्स में पेंडिंग थे उनका निपटारा किया गया। या फिर हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, अगर कोई ओरल एग्रीमेंट है या फिर देयर इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो बना मगर उस स्पेसिफिक पॉइंट पर या मैटर पर वो साइलेंट है, उसके बारे में उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे उस केस में। क्या प्रोविजंस हैं? पहला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ड्राइंग्स पर नहीं लिया जाएगा, यानी कि वर्ड आया चार्ज। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। नो रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन, रेमुनरेशन का मतलब है सैलरी और कमीशन, किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। If any loan has advanced a if a partner has advanced a loan to the firm, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस केस में इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा मगर 6% पर एनम के रेट पर। दोबारा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको? फर्म को, तो उस केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को किस रेट पर? 6% पर एनम के द्वारा। कौन देगा? फर्म देगी। इसका अपोजिट केस, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, पहला केस क्या था? किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। अब केस क्या आया? फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। बिजनेस डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। तो बिजनेस जो डिसीजंस हैं वो कैसे लोगे? मेजोरिटी के बेसिस पर। अगर किसी नए पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हो तो उस केस में सभी पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री या फिर 100% मेजोरिटी नीडेड। अब दोनों बात कह सकते हो, ऑल पार्टनर्स एग्री होने चाहिए या 100% मेजोरिटी चाहिए, यानी कि सभी पार्टनर सहमत होंगे तभी कोई नया पार्टनर्स एडमिट हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को दोबारा देखिए। अगर ओरल एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट है मगर वो साइलेंट है एक स्पेसिफिक मैटर पर, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वल रेशियो में शेयर किए जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो उस केस में फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम पर। अगर फर्म ने लोन दे रखा है किसी पार्टनर को, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा उस पार्टनर से। बिजनेस के डिसीजंस अगर आपने लेने हैं तो मेजोरिटी के बेसिस पर लेने हैं। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होना है तो उस केस में सभी पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरी बुक का क्वेश्चन है। अलका वर्खा चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अलका वर्खा और चारू कंट्रीब्यूट करते हैं 2 लाख 3 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। पहली लाइन में कहता है कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो जो ऊपर आपने कंसेप्ट पढ़ा कंसेप्ट नंबर 8, इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब लागू हो जाते हैं। अलका और वर्खा डिजायर करते हैं, उनकी इच्छा है कि प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में बांटा जाना चाहिए। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटना चाहिए, तो कैपिटल के रेशियो में कैसे बांटा जाना चाहिए? चारू डज नॉट एग्री टू दिस। चारू सही है, वो एग्री नहीं है इस पर। हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट? तो डिस्प्यूट को आप कैसे सेटल करोगे? तो कैसे लिखना आंसर? अ फर्म डू नॉट हैविंग पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में बांटा जाना चाहिए। द डिसएग्रीमेंट ऑफ चारू इज फेयर ऑन दिस मैटर। तो चारू का डिसएग्रीमेंट होना एकदम फेयर है। हेंस प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट्स जो हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में नहीं बांटे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, A and B are partners in a firm without a partnership deed. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए पार्टनरशिप डीड के। A is an active partner and claims a salary of 18,000 per month. A एक एक्टिव पार्टनर है, वो कहता है कि मुझे सैलरी दो 18,000 रुपये पर मंथ। स्टेट विद रीजन वेदर द क्लेम इज वैलिड और नॉट। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम कोई भी सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे। अ फर्म इज विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, so no salary is allowed to any partner, hence claim of A is not valid. Question number 3, Ram and Mohan are partners in a firm without any partnership deed. Their capitals are Ram 8 lakh रुपए, Mohan 6 lakh रुपए. Ram is an active partner and look after the business. Ram wants that profits should be shared in proportion of capital. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स तो इक्वल रेशियो में बटेंगे। स्टेट विद रीजन वेदर हिज क्लेम इज वैलिड और नॉट। नॉट वैलिड, तो इसका आंसर लिखते हैं अ फर्म इज विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, सो प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, हेंस क्लेम ऑफ राम इज नॉट वैलिड टू शेयर प्रॉफिट्स इन कैपिटल proportion. Question number 4, A and B are partners in a firm. State by giving reason whether their claims are valid if partnership deed is silent in the following matters. चलो जी करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट, बी हैज एडवांस अ लोन टू द फर्म। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो इसके रिगार्डिंग में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ही क्लेम्स द इंटरेस्ट एट द नॉर्मल रेट चार्ज बाय द बैंक। जो नॉर्मल रेट बैंक चार्ज करता है उस पर मांग रहा है इंटरेस्ट। वो रेट क्या है 13%, गलत है। तो रेट क्या चलेगा 6% पर एनम, तो 6% से ज्यादा रेट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर हु एडवांस लोन टू द फर्म इज अलाउड बट एट 6% per annum only. The claim of B is not acceptable regarding interest rate of 13% per annum. Second part, A has contributed 1 lakh and B 50,000 as capital. B wants that profits be shared equally. एकदम सही बात है। कैपिटल कुछ भी हो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो में बांटे जाने चाहिए। So profits are to be shared in equal ratio. So claim of B is acceptable to share profits equally. तो ये था आपका पार्ट 1। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।